संसाधन और विकास, ये दो शब्द हैं जो हम रोज सुनते हैं, राइट? पर इनका असली मतलब क्या है? चलिए आज एनसीईआरटी के इस सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं ताकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी पक्की हो सके। अक्सर हम सबको यही लगता है ना कि हवा, पानी, जमीन ये सब तो नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं, पर क्या सच में ऐसा है? इसी सवाल के साथ चलिए इस चैप्टर की जर्नी शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ भी, एब्सोल्युटली कुछ भी ना छूटे। तो उस पहले सवाल का जवाब एक बड़ा सा नहीं। संसाधन नेचर के फ्री गिफ्ट्स बिल्कुल नहीं हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? और आखिर कोई भी चीज संसाधन बनती कैसे है? लेट्स फिगर इट आउट। देखिए, किसी भी चीज को रिसोर्स का टैग मिलने के लिए उसे 3 कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं। पहला, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब हमारे पास उसे निकालने या यूज करने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिकली फीजिबल, मतलब उसे हासिल करने का खर्चा इतना ना हो कि वो प्रैक्टिकल ही ना रहे। और तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी हमारा समाज उसे अपनाने को तैयार हो। और ये डायग्राम ये पूरी कहानी को परफेक्टली सम अप करता है। देखिए, सेंटर में कौन है? हम, इंसान। हम ही तो हैं जो नेचर से चीजें लेते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और फिर स्कूल्स, फैक्ट्री जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाकर उन चीजों को यूजफुल रिसोर्सेज में बदलते हैं। ये तीनों, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन सबको जोड़ने वाले हैं हम, ह्यूमन बींग्स। ओके, तो अब जब ये क्लियर हो गया है कि संसाधन बनते कैसे हैं, तो चलिए अब उन्हें क्लासिफाई करते हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। अब ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये है रिसोर्सेज का पूरा फैमिली ट्री। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट डोंट वरी, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एक एक ब्रांच को पकड़कर। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर। इसमें 2 टाइप्स हैं, बायोटेक, जिन्हें जैव संसाधन कहते हैं, बेसिकली वो सब जिनमें लाइफ है, जैसे हम, इंसान, पेड़ पौधे, जानवर। और दूसरे हैं एबायोटिक, यानी अजैव संसाधन, सिंपल, जिनमें लाइफ नहीं है, जैसे रॉक्स, मेटल्स, पानी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, मतलब वो खत्म हो सकते हैं या नहीं। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। पहले हैं रिन्यूएबल्स या नवीकरणीय संसाधन। ये वो हैं जो नेचुरली रिप्लेनिश हो जाते हैं, जल्दी से फिर बन जाते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, हवा। और दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल या अनवीकरणीय संसाधन। इनका स्टॉक लिमिटेड है, इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं। एक बार खत्म तो मतलब खत्म, जैसे कोयला और पेट्रोल। ठीक है, तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम डेवलपमेंट तो करते हैं, बट देयर इज अ कैच। अगर हम बिना सोचे समझे इनडिस्क्रिमिनेटली इनका इस्तेमाल करें तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, और यहीं पर प्लानिंग की इंपॉर्टेंस समझ आती है। जब हम रिसोर्सेज का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली 3 बड़ी प्रॉब्लम सामने आती हैं। पहली, कुछ लोगों के लालच की वजह से रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं, मतलब खत्म होने लगते हैं। दूसरी, रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, जिससे सोसाइटी अमीर और गरीब में बढ़ जाती है। और तीसरी, सबसे खतरनाक, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास। ये डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकती है, सो मार्क इट। इसका सिंपल सा मतलब है, ऐसा डेवलपमेंट करो जो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे और हमारी फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना करे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। भारत में रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत सिस्टमैटिक 3 स्टेप प्रोसेस है। ये 5 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी, मतलब पहले पता लगाओ कि देश में कहां-कहां कौन-कौन से रिसोर्सेज हैं। सर्वे करो, मैप बनाओ। स्टेप 2, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंस्टीट्यूशंस का यूज करके एक प्रॉपर प्लान बनाओ। एंड स्टेप 3, मैचिंग विद नेशनल प्लान्स। फाइनली, अपने रिसोर्स प्लान को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ अलाइन करो, मतलब जोड़ दो। ओके, तो अब तक हमने सारे जनरल कॉन्सेप्ट समझ लिए। चलिए अब इन्हें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक रिसोर्स पर अप्लाई करते हैं, लैंड यानी भूमि।
भाई हम रहते भी जमीन पर हैं, हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी जमीन पर ही होती हैं। ये चार्ट दिखाता है कि इंडिया की लैंड कितनी डाइवर्स है। देखो, 43% हिस्सा प्लेन्स यानी मैदान है, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए बेस्ट है। 30% माउंटेन्स यानी पर्वत हैं, जहां से हमारी नदियां निकलती हैं, टूरिज्म होता है। और बाकी 27% प्लेटोज यानी पठार हैं, जो मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स का स्टोर हाउस हैं। लेकिन हमारी एक्टिविटीज की वजह से लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है, जिसे हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। इसके कॉजेज एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अच्छे मार्क्स के लिए स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्पल जरूर लिखना। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ में माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन, गुजरात और राजस्थान में ओवरग्रेजिंग, और पंजाब हरियाणा में ओवर इरिगेशन इसके मेन रीजंस हैं। अब जमीन की बात हो ही रही है तो जरा और डीप टेक करते हैं। लिटरली बात करते हैं सॉइल की, यानी मिट्टी की। ये सिर्फ धूल नहीं है, ये एक लिविंग सिस्टम है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। और ये मैप बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली क्रूशियल है। इसको ध्यान से देख लीजिए। ये बताता है कि इंडिया के किस हिस्से में कौन सी सॉइल मिलती है, अलूवियल सॉइल कहाँ है, ब्लैक सॉइल कहाँ है। ये सब मैप वर्क में पूछा जा सकता है। अलूवियल सॉइल में 2 टाइप्स हैं, बंगर और खादर, और इनमें डिफरेंस वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है। सिंपल है, खादर नई एलुवियल सॉइल है, ये नदियों के पास मिलती है, इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ये ज़्यादा फर्टाइल होती है। वहीं बांगर पुरानी एलुवियल सॉइल है, इसमें कंकर नोड्यूल्स होते हैं और ये कम फर्टाइल होती है। ये टेबल क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है। हर सॉइल के एक मेन क्वालिटी और उसमें उगने वाली फसल याद रखनी है। जैसे अलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा फैली हुई और फर्टाइल है। ब्लैक सॉइल, जिसे रेगुर भी कहते हैं, मॉइस्चर होल्ड करने के लिए फेमस है और कॉटन के लिए बेस्ट है। लेटेराइट सॉइल हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में मिलती है, टी कॉफी के लिए ग्रेट है। तो अब हमने प्रॉब्लम समझ ली, सॉइल के टाइप्स भी देख लिए। अब फोकस करते हैं सॉल्यूशंस पर। सॉइल एरोजन और लैंड डिग्रेडेशन को रोका कैसे जाए। लेट्स टॉक अबाउट कंजर्वेशन। पानी से होने वाले इरोजन के ये 2 मेन टाइप्स हैं। लेफ्ट में देखो, ये है गली इरोजन, जिसमें पानी बहकर गहरी नालियां बना देता है, जमीन को बैड लैंड या बीहड़ में बदल देता है। और राइट में है शीट इरोजन, इसमें पानी एक चादर की तरह फैलता है और सॉइल की पूरी टॉप लेयर को बहा ले जाता है। तो सॉइल को बचाने के तरीके क्या हैं? ये हैं कुछ वेरी इफेक्टिव मेथड्स, स्पेशली हिली और ड्राई एरियाज के लिए। कॉन्टोर प्लाउइंग, मतलब ढलान पर हल चलाना। टेरेस फार्मिंग, यानी सीढ़ीदार खेत बनाना। स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसमें फसलों की पट्टियां उगाई जाती हैं। और शेल्टर बेल्ट्स, यानी पेड़ों की कतार लगाना ताकि हवा की रफ्तार कम हो सके। चलिए, इस पूरे डिस्कशन को एंड करते हैं महात्मा गांधी के एक बहुत पावरफुल कोट के साथ। हमारे पास हर किसी की आवश्यकता के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। ये एक लाइन रिसोर्स कंजर्वेशन के पूरे आइडिया को कैप्चर कर लेती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, हम इस सोच को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं।